एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी ही हूँ। आज हम डस्ट ऑफ स्नो के पोएम से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़े जाने माने पोएट रह चुके हैं। वो शॉर्ट्स पोएम के लिए बड़े फेमस है। चलो, आज का जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पे जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो डिस्पेयर, ग्लूम या फिर नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जब एक क्रो जो कि पेड़ पे बैठा होता है, उसने क्या और कवि जो पोएट हैं वो जब रास्ते से जा रहे थे तो क्रो ने क्या किया, पेड़ को थोड़ा सा हिला दिया। जब वो क्रो हिल रहा था तो जो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ द स्नो थे वो पोएट के ऊपर गिरा। और वो कौन से ट्री से गिरा? विच ट्री फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जो कि पॉइजनस ट्री था और नेगेटिविटी को सिम्बलाइज करता है। Second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I ruled। पोएट ने यहाँ बताया है कि ये जितनी भी इंसिडेंट हुई पोएट के साथ, तो ये पोएट के हार्ट को, पोएट के मूड को एक चेंज दिया कि उन्होंने अब अपना मूड बदल लिया और अपने कुछ दिन को, कुछ समय को बदल लिया कि अब वो अपने, ये जो रूट का मतलब है मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, तो अब वो रिग्रेट नहीं करेंगे। सुबह से वो कुछ होगा कि उनके साथ कुछ बीता है तो वो रिग्रेट कर रहे थे आज दिन ऐसा क्यों गया, मगर कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ था कि क्रो ने शुक डाउन किया था मीन्स डस्ट ऑफ स्नो को पोएट के ऊपर, तो उस समय को तो इस चीज़ ने पोएट के दिन को बदल दिया था। अब हम पहले बात करेंगे कि यहाँ पे राइम स्कीम क्या है। पहले यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी। आपको राइमिंग स्कीम आनी चाहिए कि यहाँ पे क्रो, स्नो तो ए आ गया, मी, ट्री, बी आ गया। ओके। और सेकंड स्टैंजा में राइम स्कीम है सी डी। ये हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, हार्ट, पार्ट, सी, मूड, रूड, डी मीन्स राइमिंग स्कीम। इट इज़ द मेथड ऑफ राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एम्जाममेंट है और सेकंड स्टैंजा में भी एम्जाममेंट है। यहाँ पे ना ही कोई एपोस्ट्रोफी है, ना ही कोई फुल स्टॉप है। और फर्स्ट स्टैंजा के सेकेंड लाइन में हम देख सकते हैं यहाँ पे एजोनेंस भी है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टैंजा कि यहाँ पे भी एजोनेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो ओ वर्ड यूज़ हो रहा है मीन्स ओ alphabet is repeating here. In every word in the same line O is repeating, and in every word in the last line A is repeating. Here assonance means when the vowel word of the alphabets is repeating. तो यहाँ पे वावल वर्ड कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 हैं जो कि वावल वर्ड्स हैं। अगर ये किसी भी लाइन में हर एक वर्ड पे रिपीट हो रहे होंगे तो हम जान लेंगे कि ये एजोनेंस है या फिर कुछ दूसरा। तो लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डी और डी बहुत बार रिपीट हुआ है, जो कि कॉन्सेंट वर्ड है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंस यूज़ हुआ है। इसका मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट वर्ड बार बार रिपीट होता है, वर्ड नॉट अल्फ़ाबेट इज़ रिपीटिंग। और हम सेकेंड स्टेंजा के थर्ड लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सेव्ड सम। यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इन द सेम लाइन ऑफ दीज टू वर्ड्स, यहाँ पर एस रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एलिटरेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि एलिटरेशन तभी यूज़ होता है जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट of every word in the same line is repeating, then alliteration has been used. ओके, तो इन आपको आशा करती हूँ कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया होगा और आपको समझ में भी आया है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ।
पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम। तो ये हम बता सकते हैं कि जो पोएट है उन्होंने नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इस नेचर को, मतलब इतने सारी नेगेटिविटी है आउटसाइड, फिर भी उन्होंने इसे पॉजिटिव ही लिया कि ना, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास क्यों ना हो, हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। चलो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व द नेचर एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिल। द पोएट हैड बीन इन sorrowful and depressive mood earlier, but on the way a crow shook dust from a hemlock tree, which changed his mood. Nature gave him the inspiration to behave in a positive manner. तो आप देख ही सकते हैं कि पहले आपको स्टार्ट करना है कि उन्होंने कैसे उनका जो ऑब्जर्व कैसे किया था, पोएट ने एक पॉजिटिव मीडियम से ऑब्जर्व किया था, विच गेव हिम अ चेंज ऑफ मूड। और कैसे किया था, पोएट हैड बीन सॉरफुल डिप्रेसिव अर्लियर, और बाद में उन जब एक क्रो ने शुक डाउन किया फ्रॉम हेमलॉक ट्री, तो उनका जो मूड था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ वो अभी आपको लिखना है। और नेचर ने उनको इंस्पायर किया टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। Let's move to the second question. Second question is, what does the poet want to convey through this poem? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक चैप्टर से, हर एक एग्ज़ाम में आता ही रहता है किसी ना किसी चैप्टर से। तो इस पोएम का भी थीम क्या है, इस पोएम से पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं, तो हम जान सकते हैं कि पोएट हमसे यही बोलना चाहते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास क्यों ना हो, हमें मूव ऑन करना चाहिए और अपने आधे दिन को बचा लेना चाहिए, ना कि सैड और रूड हो कि पूरा दिन बेकार करके हम पड़े रहे एकदम एक लोनलीनेस के साथ। चलो इसका आंसर देखें। इसका आंसर है, द पोएम डस्ट ऑफ नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स विच आर सिंपल हैव लार्ज सिग्निफिकेंस। मतलब ये जो मूवमेंट्स था, कितनी छोटी छोटी बात थी जो कि पोएट के ऊपर एक बड़ा घाव छोड़ के चली गई, एक लार्ज सिग्निफिकेंस देकर गई। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो ये कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे पोएट के मूड और लाइफ को चेंज किया, वैसे ही कुछ सिग्निफिकेंस है जो कि आपके भी जीवन को चेंज कर सकती है। द वे अ क्रो शेक्स डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया ऑफ सेट ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स। तो ये जितनी भी इंसिडेंट हुई थी, इस इंसिडेंट ने पोएट को इंस्पायर किया कि आप अपने आइडियाज़ को, एक्सप्रेशंस को सेट ऑफ करें, डिप्रेसिव मूड से चेयरफुल मूड में लाए। यही सब इस क्वेश्चन का आंसर है कि पोएट जो है वो इस पोएम से क्या कन्वे करना चाहते हैं, या फिर आपने इस पोएम से क्या सीखा। थीम ऑफ द पोएम, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं।